नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज वेयर वी आर डिस्कसिंग दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। और इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट लेक्चर हम डील करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट द मॉनिटरी मैनेजमेंट। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर रिगार्डिंग द टेक्निकलिटीज़ ऑफ इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, जैसे कि वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट, जैसे कि क्या मैकेनिज्म रहता है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीचे मनी सप्लाई बढ़ा पाती है। यहाँ पे हम इस रिलेशन में बात करेंगे हाई पावर्ड मनी के बारे में। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में, क्या होता है नैरो मनी, ब्रॉड मनी, इन सब के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ देके इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको इस चैप्टर पे लेके चलता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने किस तरीके से रेपो रेट कम किए। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि सिंस मार्च 2020 इट हैज़ बीन कट बाय 115 बेसिस पॉइंट्स। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि पॉलिसी रेट्स कम करने का क्या कारण था। इट इज़ टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मार्केट। अब इसी के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेजर्स के थ्रू, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जैसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जैसे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इन सब को यूज़ करके मार्केट में लिक्विडिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ, अभी आप सिर्फ एक बार सुन लो। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा एनबीएफसी डेट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो सेक्टर है, इसमें भी फाइनेंशियल फ्लोज का क्रंच देखने को मिला था। इसकी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी कुछ मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने, हम उसको पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी रेपो रेट कम करती है, रिवर्स रेपो रेट कम करती है, तो इसका मार्केट पे क्या रेट इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ क्या ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, क्या ये मार्केट में एज इट इज ट्रिकल डाउन होती है। मतलब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स कम करती है बैंक्स के लिए, तो क्या बैंक्स भी अपने एंड कंज्यूमर्स के लिए इन प्रपोर्शन लैंडिंग रेट्स को कम करते हैं। हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंक की, ये कम हुई या ज़्यादा हुई। हम यहाँ पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ग्रॉस और नेट में डिफरेंस पता चल गया होगा। हमने इस पर पहले भी डिस्कशन किया है। नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट माइनस प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होती है, ये उम्मीद करता हूँ आपने पिछले लेक्चर में समझ लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग पे अफेक्ट पड़ा, कैसे मॉरेटोरियम दिया, और कैसे यहाँ पे जो रिस्क वेटेड असेट रेशियो होता है, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, ये और ज़्यादा हमारा बैंक का हो गया। इसी के साथ यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुँचे थे, हम ये भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मॉरेटोरियम के टाइम पे जो हमारा कमर्शियल सेक्टर है, जिसने एक बहुत बड़े लेवल पे लोन लिया हुआ है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो जाता एंड इट माइट लीड टू द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन आवर कंट्री, जिससे बचाने के लिए यहाँ पे आपको पता होगा कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होती है हमारे यहाँ, बेसिकली थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इससे बचा लिया हमारे यहाँ पे सारी कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इनको मॉरेटोरियम दे दी 6 मंथ की। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट रेपो, रिवर्स रेपो, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर और एमएसएफ रेट के बारे में। इसमें अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँ तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। इसी के साथ अगर रिवर्स रेपो की बात करें तो रिवर्स रेपो होता है द रेट विच बैंक्स गेट, द रेट विच बैंक्स गेट व्हेन दे पार्क देयर मनी विथ आरबीआई।
ये आपको ध्यान रखनी चीज़ें, राइट। इसके बाद में नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा कि बैंक के पास में कुछ लायबिलिटीज होती हैं, जैसे जो हम डिमांड डिपॉजिट उनके पास डिपॉजिट करते हैं, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, जैसे हमारा करंट अकाउंट हो गया, ये सारा कुछ लायबिलिटी में आता है बैंक्स की, बैंक को वो लौटाना होता है। इसी तर्ज पे डिमांड डिपॉजिट के अलावा यहाँ पे टाइम डिपॉजिट भी होता है, जैसे हमारा जो फिक्स डिपॉजिट होता है, उससे आप समझ सकते हो। अब क्योंकि ये लायबिलिटी होती है बैंक की, तो इसी कारण से, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंश्योर कर रखा है हमारा 5 लाख रुपया, मतलब 5 लाख रुपए तक अगर डूबेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल पे टू अस और कंपेंसेट टू अस, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बना रखा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसके थ्रू 5 लाख रुपीज हमारे इंश्योर्ड है। तो यहां पे इस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से अपने पास रखवाती है इन फॉर द श्योरिटी। इसी तर्ज पे ये जो पूरा पैसा होता है ये कैश फॉर्म में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना था। इसी के साथ साथ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो बैंक्स हैं वो 3 फॉर्मेट में अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, जैसे गोल्ड, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और तीसरा फॉर्म खुद कैश। अब यहां पे आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका आपको सिग्निफिकेंस बहुत जल्द समझ में आएगा। आखिरी में एमएसएफ रेट की अगर मैं बात करूं तो ये ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, राइट। ये एक ओवरनाइट फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू बैंक्स लिक्विडिटी क्रंच आने पर इसके थ्रू भी पैसा उठा सकता है। अब यहां पे आपको शोकेस ये करना चाह रहा हूं मैं कि आप अगर ध्यान से देखो रेपो रेट, ये देखो 6 फरवरी 2020 से 22 मई 2020 तक की अगर हम बात करें, रेपो रेट आपको लगातार गिरता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि रिवर्स रेपो रेट जो है ये ज्यादा तेजी से गिरा था रेपो रेट से, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा दर से गिरता है रेपो रेट के कंपैरेटिवली तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कैश रिजर्व अगर आप देखोगे रेशियो, ये भी गिरता हुआ दिख रहा है आपको। एसएलआर देखोगे ये भी कम होता हुआ दिख रहा है। एमएसएफ देखोगे तो ये भी कम होता हुआ दिख रहा है। नाउ व्हाट इज दीज ग्राफ इज शोकेसिंग टू अस। यहां पे दोस्तों हमको ये समझ में आ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सब चीजों को गिराने से सिर्फ एक चीज करना चाहती है, डेट इज टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द मार्केट, की किसी भी तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए। इसीलिए तो यहां पे इन सारे रेट्स को गिरा रही है ताकि आसान दरों पर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले ले और मार्केट में ट्रिकल डाउन कर दे। अब यहां पे जो मैं आपको बता रहा था रिवर्स रेपो रेट क्यों ज्यादा दर से कम किया बजाय की रेपो रेट, ताकि यहां पे जो बैंक्स अपना पैसा पार्क कर देती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ताकि एक सेफ हेवन में उनका पैसा पड़ा रहे, क्योंकि बैंक्स को इस रिसेशनरी फेज में ऐसा लगता है कि उसका पैसा डूब सकता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन सकता है, जिस कारण से रिवर्स रेपो को बहुत ज्यादा कम करके आरबीआई चाहती है कि बैंक अपना पैसा लोगों तक ट्रिकल डाउन करे ताकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। खैर इसको हम आगे भी देखेंगे। तो ये एक बहुत शॉर्ट ब्रीफ था, यहाँ पे हमने बात करी इन सब चीज़ों के बारे में। और इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आपको पता होगा कि एमपीसी ने अपने पॉलिसी रेट अनचेंज रखे थे डिस्पाइट इन्फ्लेशन बीन होवर्ड अबाउ द टॉलरेंस जोन फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पता था कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन के कारण सप्लाई शॉक लगा था हमारी इकोनॉमी को, जिस कारण से सप्लाई चेन जो है उसको रिस्टोर होने में टाइम लगा और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में भी टाइम लगा। इसी के साथ यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो M0, तो यहां पे इसको समझाने के पहले मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं
जिसमें हम लोग यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होता है, जिसमें हम M0, M1, M2, M3 और M4 को पढ़ेंगे। बेसिकली हम क्या जानना चाहते हैं इनको पढ़ के, हम जानना चाहते हैं मनी सप्लाई के बारे में, राइट। अब ये मनी सप्लाई क्या होता है, इसको हमने पिछले साल भी बहुत अच्छे से डील किया था। बेसिकली ये मनी स्टॉक जो होता है हम उसको पता करना चाहते हैं। अब ये मनी स्टॉक क्या होता है कि एक टाइम पे अगर मैं बोलूं तो पूरे मार्केट में कहां पे कितना पैसा पड़ा हुआ है या मार्केट में रन कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हम इस चीज को पता करना चाहते हैं, राइट। तो इस मनी सप्लाई के स्टॉक वेरिएबल को, जिसको स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है, हम इसको पता करना चाहते हैं। अब इस टोटल स्टॉक ऑफ मनी को जो सर्कुलेशन में है हम पता करते हैं कुछ टर्म्स से जिसको आरबीआई ने हमारे लिए बनाया है। जैसे सबसे पहली टर्म आती है M0। ये M0 वो टर्म है जहां से पैसा बनना शुरू होता है, राइट। तो M0 में क्या क्या चीजें आती हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसमें आता है नेट डोमेस्टिक असेट्स, नेट डोमेस्टिक असेट्स। अब दोस्तों इस नेट डोमेस्टिक असेट में क्या क्या आता है, बेसिकली वो सारा पैसा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को दे देती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एरो बना के गवर्नमेंट को दे देती है, फिर बैंक्स को, राइट, अलग अलग, और कमर्शियल सेक्टर को, मतलब यहाँ पे आप प्राइवेट समझ सकते हो। ये सारा पैसा नेट डोमेस्टिक असेट मतलब M0 में आता है। और साथ ही साथ नेट फॉरेन असेट भी, नेट फॉरेन असेट, राइट, ये सारा पैसा M0 में आता है। क्लियर। और आप जैसा समझ भी पा रहे हो कि ये जो पैसा है ये आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा लिक्विड है या सबसे कम लिक्विड होना चाहिए आपके हिसाब से। ये पैसा सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम M0 से, राइट, M4 की तरफ बढ़ते जाएंगे आप देख पाओगे कि लगातार जो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अभी आप देखने वाले हो बहुत जल्द। क्या, आगे चलते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं इसके दूसरे पैरामीटर्स। M0 के बाद M1, राइट। तो M1 क्या होता है, M1 होता है CU प्लस DD, वेयर CU इज करेंसी। अब ये कौन सी करेंसी है, नोट्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकता है। वहीं DD क्या है, DD डिमांड डिपॉजिट है, राइट, जो कमर्शियल बैंक्स के पास में रहता है। ये डिमांड डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक्स के पास में रहता है। इसके बाद में अगली टर्म हमारी M2 है। अब M2 में M1 के सारे कंपोनेंट्स दोस्तों ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं, प्लस इसमें ऐड हो जाता है सेविंग डिपॉजिट। अब ये सेविंग डिपॉजिट किसके सेविंग डिपॉजिट रहते हैं, ये रहते हैं जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट सेव होते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान भाषा में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स लिख देता हूँ। ये होता है M2 का फॉर्मूला। इसके बाद M3। M3 में अगेन, अब आपको लग रहा होगा कि M3 में M2 आना चाहिए पहले, नहीं, ऐसा नहीं होता। M3 में भी M1 से ही स्टार्टिंग होती है, मतलब M1 के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्लस यहां पे नेट टाइम डिपॉजिट आ जाता है, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो नेट टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स के, वो आ जाएंगे। और इसके बाद में आता है हमारा कंपोनेंट M4। M4 में, हाँ, अब अगर आप सोच रहे हो कि M4 में स्टार्टिंग M3 से होगी तो ये बिल्कुल ठीक है। तो M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहां पे वापस से पोस्ट ऑफिस लिख देता हूं और सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आप समझ जाओगे। अब जैसा मैं बता रहा था कि हम जैसे जैसे M0 से M4 की तरफ जाते हैं दोस्तों, हमारे यहां पे लिक्विडिटी जो है वो कम होती जाती है। तो M0 सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, M1 उससे कम, M2 उससे कम, और M4 जो है
ये लीस्ट लिक्विड होता है इन सब में। अब आपका सवाल होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ऐसा भी कुछ है इनमें से किसी टर्म को सबसे ज्यादा यूज करती है? तो हाँ, और वो है M3। अभी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और कैसे ये M0 बाय M3 से आता है। बट फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि मुझे आपको यह समझाना था कि क्या होता है सबसे लिक्विड मनी और कैसे पैसा नीचे तक ट्रिकल डाउन होता है, उसको मेजर किया जाता है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं वापस से उसी आर्टिकल पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें समझाना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है। जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाह रहा है कि जो M0 है वो क्यों बहुत ज्यादा हो गया, इसको आप समझो। यहां पे सबसे पहला इसका कारण है, जो मेन ड्राइवर रहा M0 को बढ़ाने में, वो रहा हमारा नेट फॉरेन एसेट। जैसा कि आप देख सकते हो, मेन ड्राइवर फॉर इंक्रीज इन M0 वॉज नेट फॉरेन एसेट्स। अब ये क्या है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा, हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स PFI का जो इनफ्लो हुआ हमारे यहाँ, वो बहुत ज्यादा हो गया कोविड पेंडेमिक के कारण। हमने देखा था ना वहां पे, जब कंपैरिजन हम देख रहे थे कि एडवांस्ड इकोनॉमीज और इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज में कैसे इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, तो FPIs का इनफ्लो हमारे यहां बढ़ गया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज से निपटने के लिए क्या करा, जो ऑथोराइज डीलर्स होते हैं उनसे नेट परचेस करने लग गए ये, राइट, डॉलर्स को। तो यहां पे फाइनली ये देखा गया कि जो M0 है, जहां से मनी क्रिएट होना शुरू होता है, वो यहां पे हमें बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखा। अब यहां पे इसके बढ़ने का जो कारण है वो एक और भी है, जिसको करेंसी इन सर्कुलेशन बोला जाएगा, राइट, करेंसी इन सर्कुलेशन। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि M0 के कंपोनेंट में ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, राइट। तो यहां पे हमने क्या देखा कि M0 क्यों बढ़ा हुआ आया। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, पहला जवाब क्या देखा कि नेट फॉरेन एसेट हमारे बढ़े, इस कारण से M0 बढ़ा। और दूसरा कारण ये है कि जो नेट रिजर्व बैंक का क्रेडिट है टू गवर्नमेंट, बैंक्स और कमर्शियल सेक्टर, ये भी बढ़ा है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये तो दोस्तों हमने पढ़ा भी हुआ है ना कि लॉकडाउन के टाइम पे हमने सब देखा है कि किस तरीके से मॉरेटोरियम दिया गया, बैंक्स ने किस तरीके से लैंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, कमर्शियल सेक्टर को किस तरीके से मॉरेटोरियम प्रोवाइड करा, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड्स दिए, तो इस कारण से M0 बढ़ा। अब सवाल ये है कि M0 तो हम समझ गए कि ठीक है बढ़ा है, तो अब आपका ये सवाल होगा कि M0 बढ़ने के कारण जो M3 है वो भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि M1 और M2 जो है वो नैरो मनी कहलाता है, राइट, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा होगा M3 ब्रॉड मनी लिखा हुआ, तो M3 और M4 ब्रॉड मनी कहलाता है। अब
यहां पे ये देखा गया कि M0 से M3 बढ़ना तो चाहिए था, मगर M3 उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ा जितना उसको बढ़ना चाहिए था, क्योंकि M0 बहुत ज्यादा बढ़ा। तो इसके यहां पे कारण ये दिए जा रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है, राइट, उस मनी मल्टीप्लायर में हमें उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अब मनी मल्टीप्लायर में ग्रोथ देखने को क्यों नहीं मिली? देखो, सबसे पहले तो यहां पे इसको समझने के लिए मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा फिनोमिनन है जो पैसे को क्रिएट करता है इकोनॉमी में, राइट। तो ऐसा फिनोमिनन है विच क्रिएट्स मनी इन द इकोनॉमी। अब ये मनी कैसे क्रिएट करता है? बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, राइट। जो हम अभी रिजर्व पढ़ रहे थे ना, कौन से रिजर्व? जो अभी हमने CRR पढ़ा, जो हमने SLR पढ़ा, इसके प्रपोर्शन में बैंकिंग सिस्टम जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करता है। अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम लिमिट बताऊं आपको कि कितना पैसा मार्केट में क्रिएट किया जा सकता है, तो वो इन डिपॉजिट या मैं बोलूं इस रिजर्व रेशियोज पे डिपेंड करता है, राइट। कैसे? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है वो कमर्शियल बैंक्स में इस तरीके से आप देख सकते हो कि वो जैसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, और कुछ पैसा रख के, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं, कुछ पैसा रिजर्व अमाउंट पे रख के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, बाकी पैसा क्या करते हैं? लोन्स के फॉर्म में दे देते हैं और इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी को इंड्यूस कर देते हैं। तो बस यहां पे जो पैसा वो कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखती है उसको रिजर्व रेशियो हम बोलते हैं, राइट। और वो कौन से रिजर्व रेशियो होते हैं ये अभी मैंने बताया आपको। तो यहां पे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है मनी मल्टीप्लायर का, वो क्या आता है? 1/R। अब ये R क्या है? ये R है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। तो बस जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रेशियो को बढ़ाएगी, हम देखते हैं कि उसके साथ क्या होगा। यहां पे अगर मैं मान लूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि हम बात करेंगे, तो जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पे रिजर्व रेशियो जो है वो 25% है, राइट, और परसेंट की टर्म्स में लेना पड़ेगा, हमने 100 लगा दिया है। तो हम ये देख पाएंगे यहां पे, अगर हम इसको हटाएं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपीज यहां पे M0 में बनाया है, तो ये नीचे ट्रिकल डाउन होते होते 400 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये है 4 गुना पैसा बन जाएगा। हाँ, अब जैसे मान लो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिमाग घूम जाए और उनको लगे कि नहीं यार, लिक्विडिटी तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है, ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है उसको कम कर दो। तो वापस से भाई 100 अपॉन मान लो 10 कर दिया, सिर्फ इतना ही पैसा रखना है, तो अब कितना हो जाएगा? 10 गुना। क्लियर हो रही बात? तो बहुत ही आसान सी बात है कि बैंक को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे कम रखना पड़ेंगे तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, और इस कारण से इन दी एंड नीचे पैसा बढ़ के मिलेगा। तो 100 रुपए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्यूज करेगी तो नीचे जाके 400 बन सकता है, 800, 1000, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मनी मल्टीप्लायर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर अब आपको ये सब समझ में आ गया है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि इकोनॉमिक सर्वे हमको 2 साइड से पर्सपेक्टिव देखने होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे हमको दूसरी साइड से इस चीज के बारे में बताता है कि जो M3 या मैं मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहा हूं वो असेट साइड से मूव करता है या लायबिलिटीज साइड से। समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं। यहां पे जो लायबिलिटी है यही इसका असेट बन जाता है। कैसे? जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे थे? बैंक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट डिपॉजिट, करेंसी इन सर्कुलेशन, यही पढ़ रहे थे। मगर इसी पैसे से तो ये सारी चीजें भी होती हैं। कैसे? RBI लोन देता है किसको? गवर्नमेंट को, बैंक्स को। इन्वेस्टमेंट करता है किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन असेट्स में। क्लियर हो रही बात? असेट गोल्ड मेंटेन करता है। तो ये एक सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट होती है। क्लियर हो रही बात? इसको और क्लियर करता हूं मैं। देखो यहां पे ध्यान से, ये देखो, ये इस तरीके से हम लोग जो समझ रहे थे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि जो रिजर्व रेशियो है वो 20% और मनी मल्टीप्लायर 5 गुना है। तो अगर 100 रुपए में डालूंगा तो सिस्टम में 500 रुपए जनरेट हो जाएंगे। यही मैं आपको बता रहा था। ये कैसे होता है? एक व्यक्ति ने 100 रुपए जमा करे, ठीक है। 100 रुपए जमा करने के बाद 20 रुपए तो
बैंक को रखने पड़ेंगे क्योंकि 20% का रिजर्व रेशियो है ना, तो 20 रुपए रख दिए। बैंक के पास कितने रुपए बचे? 80 रुपए। बैंक ने 80 रुपए लेंड कर दिए। अब ये देखो, ये 100 तो अभी चल ही रहे हैं मार्केट में, ये 80 और ऐड हो गए, तो दोस्तों सिस्टम में कितने हो गए अभी टोटल? 180 हो गए। चलो इसको अभी भूल जाओ। अब वापस से बैंक ने लोन दिया 80 रुपए। अब क्या होगा? इस 80 रुपए को लेने के बाद में वापस से जो बैंक में व्यक्ति जमा करेगा वो ये 80 रुपीज ही कर सकता है मैक्सिमम। क्लियर हो रही बात? अब इस 80 रुपी का अगर हम रिजर्व रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वही 20/100 इंटू 80। क्लियर? तो 5 1 ज़ा 5 30 16, मतलब 16 रुपीज़ हटाने इसमें से, तो 80 माइनस 16 अगर मैं करूंगा तो कितने आ रहे हैं देखो, 464। क्लियर हुई बात? इसका मतलब अब बैंक वापस से 64 रुपीज़ का लोन दे सकती है। अब देखो, अभी तक पूरे सिस्टम में 180 रुपीज़ जनरेट हो चुके थे, अब वापस से बैंक 64 रुपीज़ जनरेट कर लिए, तो 180 प्लस 64 244। तो इस तरीके से आखिरी चेन में आपको दिखेगा कि नीचे जाते जाते फाइनली 500 रुपीज़ तक इस मनी मल्टीप्लायर के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। और ये होलसेल किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे रिजर्व रेशियो पे। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस तरीके से हमको कैलकुलेट करके बताती है, इसको हमको अब समझना पड़ेगा। देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये देख पा रहे हो। यहां पे आपको एक चीज देखो दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। ये देखो, रिजर्व मनी लिखा हुआ है, राइट? ये जो है ये रिजर्व मनी है। अब इस रिजर्व मनी में हमको इकोनॉमिक सर्वे ने क्या लिख के दिया है? ये वाला पोर्शन कि जो आरबीआई का क्रेडिट है गवर्नमेंट को, जो आरबीआई का क्रेडिट है कमर्शियल सेक्टर को, आरबीआई का जो क्लेम है बैंक्स पे, आरबीआई के नेट फॉरेन एसेट, यही दिया है। अब यही बराबर होता है करेंसी इन सर्कुलेशन के, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि अगर मैं आपको यह समझा देता, ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो ये समझाया है मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। इसी तर्ज पे अगर मैं M3 को और इलेबोरेट करूं आपके लिए, ठीक है, तो M3 जैसा मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला लिख के, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम होता है। अब M3 में अगर मैं इन सबको इलेबोरेट करने जाऊं तो इसका मतलब क्या होगा? यही M1 का पोर्शन सारा आ जाएगा इसमें, मतलब नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, नेट फॉरेन एक्सचेंज असेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आप यहां पे पाओगे कि यही वो पूरा पैसा है जो मार्केट में लिक्विडिटी को बनाता है या मार्केट में मनी को इन्फ्यूज करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही वो पैरामीटर है जो मार्केट में मनी को इन्फ्यूज करता है। तो अब मुझे ये बताओ कि मनी मल्टीप्लायर की जो डेफिनेशन है वो यही तो होनी चाहिए ना दोस्त, M0 बाय M3, उप्स, M3 अपॉन M0, राइट? मतलब कि कितना पैसा मार्केट में इन्फ्यूज हो पाया बजाय कि कितना पैसा मार्केट में इन्फ्यूज होना चाहिए था। और ये तो हम देख ही चुके हैं ना कि M0 वो पैसा है जो मार्केट में इन्फ्यूज होना चाहिए था, क्योंकि यही वो क्रेडिट है जो आरबीआई ने दिया है टू गवर्नमेंट, यही वो क्रेडिट है जो आरबीआई ने दिया है कमर्शियल सेक्टर को, यही वो क्लेम है आरबीआई का बैंक्स पे, यही आरबीआई का नेट फॉरेन एसेट है। और M3 मतलब कि जो वाकई में इन्फ्यूज हो पाया मार्केट में, जैसा कि हमने यहां पे देखा भी अभी, ये क्या है? ये वो नेट बैंक का क्रेडिट है जो बैंक ने, अब ये बैंक की बात चल रही है आरबीआई की नहीं, जो गवर्नमेंट को दिया, बैंक का क्रेडिट जो कमर्शियल सेक्टर को दिया, वो फॉरेन एक्सचेंज असेट जो बैंकिंग सेक्टर के पास पड़ा है। तो यही मनी मल्टीप्लायर ये बताता है कि कितना मनी मल्टीप्लाई हो पाया, मतलब कितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करने की कोशिश करी और कितना मार्केट में हो पाया बैंक के थ्रू, ये आपने समझा। तो अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है हमको दोस्तों? वो ये बता रहा है कि अच्छी बात है M3 होना तो चाहिए था, मगर समस्या ये बता रहा है वो कि M3 अगर M0 को हम उधर ले जाएं तो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। इसको वापस यहां लिख लेते हैं, M3 इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इंटू M0। अब वो ये बोल रहा है कि हमने M0 तो बढ़ाया मगर M3 उसके प्रपोर्शन में नहीं बढ़ा।
उसका कारण बता रहा है मनी मल्टीप्लायर को कि ये नहीं बढ़ पाया। तो वापस चलते हैं इसी वाले आर्टिकल पे और अब समझाने की कोशिश करता हूं कि जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि मनी मल्टीप्लायर जो है हमारा, उसने क्यों बुरा परफॉर्म करा, क्योंकि करेंसी डिपॉजिट का रेशियो जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब करेंसी डिपॉजिट रेशियो का अगर मतलब रेशियो बढ़ जाए तो हमने देखा ना कि क्या हो सकता है कि बैंक में जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो कम होगा। इसी के साथ अब क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स बहुत खराब चल रहे थे, तो हो क्या रहा था कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फंड बैंक्स एज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स रेपो आरबीआई के पास पार्क कर रहे थे। इसी कारण से तो अब आपको उसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा कि क्यों रिवर्स रेपो रेट जो है उसको ज्यादा रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम करा बजाय कि रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट है, राइट, इसमें ट्रिपल आर लिखना चाहिए था मुझे एक्चुअल में। रेपो रिवर्स रेपो रेट को क्यों ज्यादा रेट से कम करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो ये चाहते थे कि बैंक्स के लिए जो लुक्रेटिव एक जगह है अपना पैसा पार्क करने की आरबीआई के पास, वो लुक्रेटिवनेस कम हो और बैंक नीचे पैसे को ट्रिकल डाउन करे। और यही चीज आपको यहां पे अब दिखाने की भी कोशिश की है। देखो अभी हमने ब्रॉड मनी पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा अभी भी M3 M4 के बारे में हम जो पढ़ रहे थे अभी। ब्रॉड मनी की जो ग्रोथ है अगर आप यहां से देखोगे तो ये बिल्कुल डाउनफॉल होना शुरू हुई थी। अब आपको समझ में आ रही बात। इसी के साथ यहां पे अगर आप देखो कि बैंक क्रेडिट जो है गवर्नमेंट को, मतलब बैंक ने कितना पैसा दिया गवर्नमेंट को, जो कि अगेन एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है M3 बढ़ाने में, यह भी हमने देखा ना। तो क्योंकि बैंक का क्रेडिट कमर्शियल सेक्टर को बढ़ा है, बैंक का बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लिक्विड और रिस्क फ्री असेट में किया गया है, सच एस SLR सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में, और इसी कारण से जो नेट बैंक क्रेडिट है टू द गवर्नमेंट ये बड़ा है, जिसको यहां पे आप देख सकते हो इस फिगर के थ्रू, राइट। यहां पे डिपॉजिट ग्रोथ देख सकते हो जो कि आपको बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, इसी के साथ मनी मल्टीप्लायर जैसे हम पढ़ रहे थे अभी, मनी मल्टीप्लायर M3 बाय M0। तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कि क्या मनी मल्टीप्लायर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था पास्ट में, तो हाँ ये मोस्टली इंक्रीज होता हुआ दिखा है हमको 1980 से अप टू 2016-17। हाउएवर उसके बाद से ये डिक्लाइन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड है जो कि हमें पता होना चाहिए था। अगर आपसे कोई पूछे कि मनी मल्टीप्लायर लगभग कितना होता है तो इट वॉज 5.5। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है आपके सामने। इसको अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कैसे देखोगे आप, सबसे पहले तो देखो मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, और देखो 2019 से क्या 2020-2021 तक आते हुए कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। फिर ये क्या है जो आपको ब्लू लाइन में दिखा रहा है, ये ब्लू लाइन में दिखा रहा है कि मनी मल्टीप्लायर एडजस्टेड रिवर्स रेपो, मतलब जब रिवर्स रेपो जो अभी हम बात कर रहे थे कि रिवर्स रेपो रेट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर देगी, मतलब अब इंटरेस्ट रेट बैंक्स को कम मिलेंगे, तो इस स्थिति में मनी मल्टीप्लायर का क्या हुआ। तो यहां पे हमने देखा कि जो एडजस्टमेंट था उसके बाद से तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ना शुरू हुआ, मगर उसके पहले क्योंकि रिजर्व रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे तो आपको मनी मल्टीप्लायर लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। ये आपको समझाने की कोशिश की है। फिर अगर लिक्विडिटी कंडीशंस और उसके मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा हम देख रहे थे अभी तक कि मेन ड्राइवर जो होता है लिक्विडिटी का वो क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, राइट। गवर्नमेंट के पास कितना कैश बैलेंस है और रिजर्व बैंक कितने फॉरेक्स ऑपरेशंस कर रही है, राइट। ये करेंसी इन सर्कुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मुद्दा ये है, हमको ये देखना है कि कौन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेजर्स लेके लिक्विडिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है, राइट। जिसमें सबसे पहला हम लोगों को देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेना या बेच देना। यहाँ पे ओएमएस के थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जो कि एक स्पेशल केस होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि स्टेट को एक तरीके का लोन दिया गया, आप ऐसा समझ सकते हो कि उनसे सिक्योरिटीज खरीद के उनको पैसा दे दिया गया। तो ये फॉर अ बास्केट ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स किया गया था, जिसमें कुछ सिक्योरिटीज इन्वॉल्व थी जो कि इशू की गई थी स्टेट्स के द्वारा। इसके थ्रू 30,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट किए गए। इसमें 3 ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेस ऑक्शंस किए गए थे। इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, ठीक है, कि कितने किए गए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
दूसरा है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब ये तो हम सब जानते हैं कि देखो, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो अभी हमने पढ़ा, एक था LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें रेपो रेट पे बिहाफ पे या रेपो रेट पे ही जो क्लाइंट्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको 1 से 3 साल तक पैसे लेने की इजाजत मिल गई। फिर एक आया टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जिसमें ये 3 साल का जो टेनर मैं आपको बता रहा हूं LTRO में, ये तो था ही, मगर इसमें टारगेटेड मैनर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट के थ्रू पैसा दिया बैंक्स को। वापस से सुनो, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में कुछ टारगेटेड सेक्टर्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट पे पैसा दिया बैंक्स को, और उनको पैसा दे के ये बोला कि आप इन पर्टिकुलर सेक्टर में ही इस पैसे को इन्फ्यूज करोगे ताकि इनकी जो दशा है वो सुधर पाए। तो यहां पे वो जो सेक्टर्स थे, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था उनको, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था जो एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। तो हुआ क्या, इसको और अच्छे से समझें कि देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला बैंक्स को कि आप इन लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो। किन में? कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, ताकि जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इन लोगों के पास पैसा चले जाएगा। इनके पास अगर पैसा चले जाएगा तो ये जो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये बच जाएंगे। तो इसी तरीके से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और TLTRO के थ्रू यहां पे इन्फ्यूज करने की पैसा कोशिश की गई। इसके बाद जैसा हमने देखा कि लगातार हमारा जो M3 है वो नीचे जा रहा था। हमने अभी देखा कि कैसे रिवर्स रेपो के कारण ये हो रहा था, कैसे कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा हुआ था, इसके कारण ये हो रहा था। यहां पे अगला मेजर लिया, कैश रिजर्व रेशियो को ही कम कर दिया। ये पहले 4% हुआ करता था, इसको 3% कर दिया। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे ही अगर रिजर्व रेशियो कम हो जाता है तो बैंकिंग सिस्टम में ये पैसा इन्फ्यूज कर देते हैं ज्यादा, और यही हुआ। इसी के साथ हमने देखा था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि एक ओवरनाइट फैसिलिटी होती है जिसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बिहाफ पे बैंक्स पैसा ले सकती है, राइट। तो यहां पे जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इस में मैंडेटरी है उसको भी कम कर दिया गया, उसकी लिमिट को। और NDTL के हिसाब से MSF, मतलब कि अगर आप MSF के थ्रू पैसा उठा रहे हो तो अभी तक आप अपनी NDTL का जो आपकी लायबिलिटी है उसका सिर्फ 2% पैसे ही उठा सकते थे, मगर अब आप उसका 3% पैसा उठा सकते हो, तो ज्यादा पैसा उठा पाओगे, राइट। तो ये एक चीज करी। फिर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या थी? ये भी कुछ इसी तरीके की बात थी जो अभी हमने समझी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को पैसा दिया कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, ताकि जैसे अगर आप ये करते हो और अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो मार्केट में पहुंचते पहुंचते वो पैसा 50,000 करोड़ रुपए हो जाता है, राइट। और यही एक वो कारण है दोस्तों जो आपको समझना है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो 20 लाख करोड़ की हम बात करते हैं, वो 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने नहीं दिए, मगर हुआ क्या कि जैसे RBI ने बैंक को बोला या पैसे दिए कि 10,000 करोड़ रुपए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो मार्केट में 50,000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट के 10,000 करोड़ को कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है? 50,000 करोड़ के जैसे। क्लियर हो रही बात? और इस कारण से हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज इतना बड़ा हमको दिखता है, जबकि इतना है नहीं। जैसे 5 गुना तो यही हो गया, कई जगह आपको ऐसे 8 गुना भी बताया है कि हम इतना इन्फ्यूज करेंगे तो मार्केट में इतना पैसा बन जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी थी। इसी तर्ज पे जो रीफाइनेंस फैसिलिटी है 75,000 करोड़ रुपीस की बाय द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इनके लिए ये फैसिलिटी ला के कोशिश की गई कि इनके पास भी लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। उसके बाद दोस्तों अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ और कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे स्वैप ऑप्शन जो है उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे बेसिकली लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए US डॉलर और इंडियन रुपी की सेल और बाय का स्वैप ऑप्शन करा था, ताकि बैंक्स के पास अगेन जो डॉलर्स आए हुए थे उनको परचेज करने की कोशिश की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी आए, जो कि हमें यहाँ पे लिक्विडिटी मैनेजमेंट में देखने को भी मिलता है इस ग्राफ के थ्रू।
राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ और मेजर्स में हम बात करेंगे वेटेड एवरेज कॉल रेट के बारे में। राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना ये पड़ेगा कि ये जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है यही कॉल मनी रेट कहलाता है। राइट। अब बेसिकली यहां पे ये जो कॉल मनी रेट है ये वो रेट है जो बैंक्स एक दूसरे से, मतलब एक बैंक दूसरी बैंक से, इफ आई टेक हियर वन बैंक, बैंक वन, एंड इफ आई टेक हियर बैंक टू, तो यहां पे बैंक वन अगर बैंक टू से पैसा लेती है टू मेंटेन देयर अगेन व्हाट रिजर्व रेशियोज, एनडीटीएल के प्रपोर्शन में मेंटेन करना पड़ता है, हमने अभी पढ़ा था ना। तो यहां पे अगर बैंक्स इनसे पैसा लेती है तो इसकी जो रेंज है वो अगर हम इस ग्राफ के थ्रू देखें तो ये पॉलिसी कॉरिडोर बता रहा है कि वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है ये इस पीरियड में, ये देखो ये आपको रेपो रेट दिख रहा है रेड में, ये दिख रहा है आपको ग्रीन में रिवर्स रेपो रेट, मतलब कि ये जो ब्लू है वेटेड एवरेज कॉल रेट ये इन दोनों के मिडिल में काम कर रहा है। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे कोशिश करी कि बैंक जो एक दूसरे से पैसा लेते हैं ना दोस्तों इसके थ्रू, वो इस कॉरिडोर के अंडर में रहे, मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंडर में। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए कि वेटेड एवरेज कॉल रेट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर में ही रहा। इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि अब बैंक्स को रिलाई नहीं करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। राइट। तो ये आपने वेटेड एवरेज कॉल रेट के बारे में देखा। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको समझ में आएगा मार्केट सेंटीमेंट का। कैसे आएगा? ये आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कैसे मैं आपको भी समझाता हूं। देखो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो यील्ड है वो आपको क्या होती हुई दिख रही है, लगातार देख के बताओ एक बार मुझे, कम होती हुई दिख रही है क्या आप सबको? चलिए फिर बढ़िया। तो यहां पे अगर यील्ड कम होती है इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब यहां पे एक चीज और समझना पड़ेगी आपको कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए बढ़ रही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड क्योंकि लोगों को मार्केट पे भरोसा नहीं है, या मैं यूं कह लूं कि मार्केट जो है मार्केट सेंटिमेंट से भरोसा नहीं है, या मैं यूं कह लूं कि हमारा जो मार्केट है वो वॉलेटाइल हो चुका है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सेफ हेवन ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे वो अपना पैसा पार्क कर पाए और कुछ मुनाफा कमा पाए। तो यहां पे उनको गवर्नमेंट बॉन्ड से अच्छी कोई चीज दिखती नहीं है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे खरीदने लग जाते हैं। अब जैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वो खरीदने लगते हैं उन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही उन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती है उनकी जो यील्ड है, अच्छा यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। राइट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यील्ड और डिमांड के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में ये चीज़ पता होगी। तो अब मैं जो आपको यहाँ पे चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है, जैसे अभी हमने 10 साल की बात करी तो इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला। राइट। मगर जो इससे भी चौंकाने वाला फैक्ट है वो ये है कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इसकी जो यील्ड है वो बहुत शार्पली फेल हुई देन द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म से ज्यादा स्पीड से शॉर्ट टर्म की यील्ड कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि लोग शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं खरीदना। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं खरीदना, इसका मतलब यह शोकेस करता है कि लोगों को गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे भरोसा नहीं है, या लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट कैसा बिहेव करेगी या कैसा परफॉर्म करेगी लोगों को इस पे ट्रस्ट नहीं है। तो इस कारण से शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताने के पहले मैं आपको एक कंक्लूड या फिर प्रूफ दे देता हूं। ये जो ग्राफ के थ्रू इन्होंने समझा है, यहाँ पे आपको यील्ड कर्व दिख रहा है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। ठीक है, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एक ही होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अच्छा ये जो आपको दिख रहा है कौन सा वाला, ज्यादा ईयर वाला, जैसे आप ये ब्लू वाला अगर देख पा रहे हो, राइट, ये जनवरी 20 दिख रहा है आपको। तो यहां पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और यहां पे आप देख सकते हो 15 ईयर। तो यहां पे जो डिमांड है
वो आप ध्यान से देखोगे अगर तो इसकी ज्यादा बड़ी है, राइट, ये देखो, क्लियर हो रही बात। तो इसकी अगर यील्ड इतनी शार्पली बढ़ रही है और यहां पे आपको लगातार एक कम अगर होती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब यही है जो भी हमने पढ़ा है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे जो यील्ड्स हैं वो सॉफन होना शुरू हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, जो कि ये दिखाता है कि जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है उसने अपने जो टारगेट रेंज है उसको अनचेंज रखने की बात की थी, जिस कारण से वापस से हमारे यहाँ पे पैसा उठ के आया था इंडिया में। तो ये बात चल रही है यूएस के रिस्पेक्ट में और इंडिया के रिस्पेक्ट में। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और भी नॉन रेसिडेंट सिक्योरिटीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट रूट का, जिसके थ्रू हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इजीली इन्वेस्ट कर पाए, तो उसके लिए एक रूट बनाया डेट इज फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट इन सिक्योरिटीज, जो कि गवर्नमेंट इशू करके देती है। इसके बाद अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस हैं स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के, ये कम हुए फ्रॉम 8.2% टू 7.5%। अब समस्या ये है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस इसलिए कम हुए क्योंकि यहाँ पे जो एडवांसेस दिए गए थे उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, क्योंकि मॉरेटोरियम दे दिया गया था। तो इसी कारण से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी आगे, क्योंकि रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस जो करे हैं स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने, ये 0.36% से बढ़ के 0.41% होगा इस पीरियड में, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेट एडवांसेस रेशियो जो है वो कम हो गए 8.6% से 7.9% पे। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के डिक्रीज हुए हैं 10.25% से 9.4%। अगेन क्यों हुए हैं ये हम जानते हैं, मॉरेटोरियम की वजह से और रिस्ट्रक्चर क्योंकि असेट्स को किया गया है। अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो हमने देखा था, बैंक की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है किसी भी लॉस को, जिसको इसके थ्रू देखा जाता है, जिसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो बोला जाता है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो बैंक लोन देती है वो किसका असेट होता है, बैंक का। तो हर लोन पे कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होती है। जब उस रिस्क को मेजर किया जाता है तो उस बिहाफ पे कुछ प्रोविजनिंग रखवा लेते हैं बैंक से। तो उस प्रोविजनिंग को बेसल नॉर्म्स में बताया गया है, जो हमारे यहाँ पे 9% बोला जाता है कि आपको रखना चाहिए। हम तो खैर बहुत ज़्यादा रखते हैं, और यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो है ये 14.7% से बढ़ के 15.8% पे आ गया था, राइट। तो ये आप देख सकते हो। और ये जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों का हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है। क्लियर हो रही बात। इसके बाद अगर हम स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के एनुअल रिटर्न ऑन असेट्स देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़े, राइट। मगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से हम हमारी कंपनीज को बचाएंगे ताकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ना हो। तो आईबीसी कोड 2016 के थ्रू जो डिफॉल्ट्स हैं वो ना बढ़े, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरेटोरियम अनाउंस कर दिया, जिससे ये बहुत सारी कंपनीज हमारी बच गई। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, हमारे मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो बैंक्स रेट कम करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेपो रेट कम होने के, मतलब कि एग्जाम्पल से अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम किया तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम करे लोन देने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ और हमारी इकोनॉमी में ऐसा नहीं भी होता है। मगर उसके बाद भी पहले से बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब कि अगर हम आगे चल के भी देखेंगे कि अगर बैंक ने 135 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कम करे, राइट, तो नियर अबाउट बैंक्स ने भी 90 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। मतलब इतना भी क्योंकि हमारी बैंक्स नहीं करती हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखते हैं, आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस करे बाय 250 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है बात कि 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है, राइट। तो इसका मतलब 2.5% इसको आप पढ़ सकते हो।
तो यहां पे ये बता रहा है आपको कि जो ये पॉलिसी रेपो रेट चेंज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसका जो ट्रांसमिशन है बैंक के द्वारा ये वीक रहा ऑन क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंक्स ने क्रेडिट नीचे कम करा। तो रेट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड प्राइसिंग ऑफ लोन्स। अब ये क्या होता है, देखो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता होगी कि हमारे यहाँ पे जो बैंक्स अपना रेट तय करती हैं वो करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ MCLR, जिसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसको हम यहां पे ले लेते हैं। देखो हमारे यहाँ पे बात क्या है कि पहले बेस रेट हुआ करता था, ठीक है। बेसिकली ये अपने प्राइम कस्टमर्स को जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, इसको प्राइम लेंडिंग रेट मान सकते हो आप। हमारे यहाँ पे पहले ये रेट चला करता था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ने देखा गया कि सब प्राइम लेंडिंग की जाती है, मतलब कि इस इंटरेस्ट रेट से बैंक को कम किसी भी अपने कस्टमर को लोन नहीं देना चाहिए, मगर सब प्राइम लैंडिंग शुरू हो गई थी हमारे यहाँ, जिस कारण से बहुत सारे एनपीएज हुए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। हम उसमें तो नहीं जाएंगे, मगर हाँ ये प्रॉब्लम फेस हुई। तो लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि बैंक्स को कुछ इस तरीके से रेगुलेट करे कि जो उनके रेट होते हैं प्राइम कस्टमर्स के लिए, उसको एक मैकेनिज्म के थ्रू सेट करे, और साथ ही वो मैकेनिज्म इस तरीके से सेट हो कि जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे कोई भी एक्शन ले तो सीधा उसका अफेक्ट बैंक के इंटरेस्ट रेट पे दिखना चाहिए। तो यहां पे हम इवॉल्व होते होते फाइनली जिसको हम शुरू कर चुके थे वो था MCLR। अब ये MCLR बेसिकली 4 कंपोनेंट पे बेस्ड होता है, इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, मगर हाँ इसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट भी पढ़ सकते हो आप, लैंडिंग रेट। अब यहां पे इससे भी हम लोग चेंज होके आ गए हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग पे। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि अब जो हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं, राइट, वो बैंक्स किसी दूसरी चीज पे अपने रेट्स को फिक्स कर दे, मतलब कि जैसे ही वो चीज चेंज होगी वैसे ही उसके अकॉर्डिंग बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगी, राइट। तो इसी को बोला गया एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। तो इसके कुछ 3 पैरामीटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे इंडियाज प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी के बिहाफ पे ये करा जाता है। फिर कुछ बैंक्स रेपो रेट पे इसको एसोसिएट कर लेती है अपने आप को, और कुछ बैंक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इस रेट को अटैच कर लेती हैं। अगेन ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ आपको ये जानना चाहिए कि अब हम एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड प्राइसिंग ऑफ लोन्स कर रहे हैं, जिसके थ्रू एक्सटर्नल बेंचमार्क बैंक अपने लिए सेट कर लेती है कि अच्छा ठीक है, इसमें जैसे जैसे डिफरेंस आएगा हम लोग वैसे वैसे अपने इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस लाते रहेंगे। फिर आता है अगेन वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट। तो ये जो फ्रेश रुपी लोन्स हैं इसमें डिक्लाइन हुआ है। ये क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, इसका कॉरिडोर अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में है, मतलब कि बैंक्स अगर एक बैंक दूसरी बैंक से लेती है तो उसको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा जो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती थी, राइट। तो ये होता है वेटेड एवरेज। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट और रेपो रेट का जो स्प्रेड है, मतलब कि जो डिफरेंस है वो लगातार यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखो मई 2020 अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो ये वहां से कम होता हुआ दिखा रहे हैं आपको। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब जो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है और रेपो रेट का जो डिफरेंस है वो लगातार यहां से कम होता हुआ दिखा। इसके साथ अगर लोन्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ज्यादा ट्रांसमिशन करा है बजाय कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। इसके बाद अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, मतलब कि बैंक के द्वारा कितना लोन डिसबर्स किया गया कौन से सेक्टर के लिए, तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो मई 2020 के बाद में सिर्फ एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है, और वो है हमारा ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर किस में है? एग्रीकल्चर। तो आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी आप जितने भी देख रहे हो इंडस्ट्री, सर्विसेज, पर्सनल लोन, इन सब में आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे हो उस चीज को। और फिर जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ना बॉन्ड यील्ड्स के बारे में, उसका ग्राफ इन्होंने गलती से नीचे दिया हुआ है, बट देन टू यहाँ पे आप देख सकते हो 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी और 1 ईयर की रेड में दी हुई है। आप देखो 1 ईयर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है, ठीक है, वो लगातार यहाँ पे आपको गिरती हुई दिख रही है, और यहाँ पे बहुत शार्प आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है
फिर जैसा हम बात कर रहे थे ना दोस्तों बॉन्ड यील्ड्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि 1 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो यील्ड है वो 157 बेसिस पॉइंट से कम हुई थी अप्रैल दिसंबर में। वही 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो यील्ड है वो सिर्फ 24 बेसिस पॉइंट्स पे कम हुई थी। और ये चीज़ आपको यहाँ पे शोकेस करी उन्होंने इसके थ्रू। क्लियर हो रही बात? यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है ये आप देख सकते हो, ब्लू में जो है 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 1 ईयर रेड वाली में दी हुई है, और इन दोनों का डिफरेंस आपको टाइम पीरियड में यहाँ से मिल रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते थे यहाँ से। इसके बाद अगर हम बात करें कॉरपोरेट बॉन्ड्स की, राइट, तो लोअर पॉलिसी रेट्स रहे हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए और इनकी भी यील्ड कम हुई है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हम AA रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम नीचे AAA रेटेड बॉन्ड्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आप देखो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इन सारे कॉरपोरेट बॉन्ड्स की जो AAA AA रेटेड है वो सब कम हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AA रेटेड देख सकते हो आप और यहाँ पे AAA रेटेड देख सकते हो। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज पे कि क्या रेगुलेटरी मेजर्स लिए गए हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी कमर्शियल बैंक्स के बारे में। सबसे पहला मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो नरसिम्हन कमेटी बोल बोल के थक गई मगर हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली वी हैव कंसोलिडेटेड अमंग आर 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बैंक मर्जर्स हमको पढ़ना है, स्टैटिक पार्ट में आता है। फिर वी हैव रिस्ट्रक्चर्ड द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लोन, जिसको एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग हमने बोला। तो जो भी डिफॉल्ट कर रहे थे MSMEs, हमने उनको स्टैंडर्ड लोन कैटेगरी में डाल दिया। तो यहाँ पे इनका जो असेट क्लासिफिकेशन है उसको डाउनग्रेड होने से हमने बचा लिया। यहाँ पे जो मेजरली डिफॉल्ट होने की कंडीशंस पे हैं, आपको मैं बता दूं, आज हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो क्योंकि इन्होंने भी इनको लोन दिया हुआ है तो इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसी के बाद अगर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की बात करें, तो बैंक का जो एक्सपोजर है अंडर द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, तो कनेक्टेड काउंटर पार्टीज जो हैं ये हालांकि बड़ी हैं, जो कि अगेन बैंक के असेट क्वालिफिकेशन को नेगेटिव टर्म्स में ले जाती है। अगर हम एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड होता है प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट का, जो बैंक सैंक्शन करती है, इसको भी 1 साल से 15 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया। अगेन रिलैक्सेशन ग्रांट किया गया है एक तरीके का, जो कि बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट कर दिया है, जो भी वो एडवांसेस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को देती है, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन है वो बेहतर तरीके से हो पाए। और सारी बैंक्स को मैंडेट कर दिया गया है कि सभी के सभी बैंक्स एक नया फ्लोटिंग रेट पर्सनल और रिटेल लोन्स के लिए एक्सटेंड करेंगे MSMEs को। और ये होगा किस पे? एक्सटर्नल बेंचमार्क पे। जैसा भी मैं आपको बता रहा था, एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रेपो रेट हो सकता है, कोई ट्रेजरी बिल का रेट हो सकता है, या जैसा अभी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हम लोग बात कर रहे थे, राइट, जो फाइनेंशियल बेंचमार्क। तो किसी से भी आप बाहर से लिंक कर दो और फिर आप पैसा ट्रिकल डाउन करना चालू करो। तो इससे होगा क्या? इससे होगा बैंक्स में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हम देख पाएंगे कि बैंक जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर रही है तो ये कर रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन हो पाएगा और लोन प्रोडक्ट्स में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी बोरोवर्स के बीच में कि ये जो हम लोन ले रहे हैं वेदर इट इज विद इन द रेंज और नॉट। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में ये चीज़ की हुई है। फिर हम बात करें अगर कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, तो यहाँ पे भी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू इसमें हम टारगेट थे उसको हमने रिवाइज किया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि जो अनसर्व्ड लोग हैं उनको हम बैंकिंग के मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएं। तो यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं उनको रिवाइज किया गया और इंक्रीज कर दिया गया, जो कि अभी हुआ करते थे 40% पे ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। मतलब कि 100 रुपए अगर नेट बैंक का क्रेडिट है तो अब उस 40 देते थे पहले, अब देंगे 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। फिर इसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स को भी एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने की या मानने की यहाँ पे पहल की गई है अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये क्या होती है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैंक से किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, मान लेते हैं हम फार्मर ने। अब फार्मर इसमें अगर टाइमली रीपे कर देता है अपना प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर इसमें अगर गवर्नमेंट बोलती है कि 2 साल तक अगर इंटरेस्ट पेमेंट ये फार्मर टाइमली पे करेगा
तो हम इसको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, एक तरीके का रिलीफ, एक तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट रिलीफ कहलाता है। जनरली 2% होता है साल भर में एलिजिबल एमएसएमईज के लिए। तो अभी एमएसएमईज क्यों आ गई? क्योंकि वो कोऑपरेटिव बैंक्स जिन्होंने एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन काम किया, लैंड किया है एमएसएमई को, और इन्होंने अगर टाइमली रीपे किया है तो इसके बिहाफ पे इनको इंटरेस्ट रिलीफ मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एमएसएमईज का भी फायदा हो गया, इन कोऑपरेटिव बैंक्स का भी फायदा हो गया, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग असेट से बचने के लिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, जिसके भी असेट 500 करोड़ से ज़्यादा है, उनको क्रिलिक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर आने के लिए बोला गया। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, कि जब बड़े क्रेडिट्स पे शिफ्ट होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल रिपोजिटरी में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन अकाउंट इनको क्लासिफाई करना होता है, जहां पे वो सारे बोरोवर्स जिनको इन लोगों ने, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए, उसको इस रिपोजिटरी में मेंशन करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशंस में चेंज करने की कोशिश की गई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके थ्रू बैंक्स को रेगुलेट करती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1949, इसमें कुछ चेंजेस किए, जिसमें बेसिकली कुछ सीईओ के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ अप्रूवल्स में चेंजेस हैं, जो हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी कवर कर लिए। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इस सेक्टर के साथ क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कैसी रही, तो इसको दिखाने के लिए ग्राफ ही काफ़ी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि लोन्स और एडवांसेस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने, जिसको कि शेडो बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है, तो इस शेडो बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट भी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो है एनबीएफसी की ईयर ऑन ईयर सेक्टर वाइज इट वाज क्लोज टू 3% अगर जून 2020 की बात करें तो, और इसकी ग्रोथ अगर हम सितंबर देखें तो -6.6% पे ये जाके रुक गया। तो ये आपको दिख भी रहा है नेगेटिव, और ये -6.6% आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसने जो स्लो डाउन विटनेस की, इट इज लार्जली ड्यू टू आइसोलेटेड क्रेडिट इवेंट्स, जैसे कि इनके पास फंड्स का एक्सेस का कम हो जाना। अब यहीं पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करवाया था थ्रू द बैंक्स। क्लियर हो रही बात? तो यहां पे ये आप देख भी सकते हो कि बैंक्स कंटिन्यू टू सपोर्ट एनबीएफसीज विद देयर लैंडिंग एक्सपांडिंग, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से पढ़ी थी। याद आ रहा है आपको कि हमने किस तरीके से ये देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी बैंक्स को बोला कि आप पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करोगे, और उस इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही थी उसमें। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि बैंक्स का टोटल एक्सपोजर एनबीएफसी के साथ में कितना रहा, तो मैं आपको सारे फिगर्स तो नहीं बताऊंगा, मगर हाँ जून 2020 का अगर फिगर बताऊं तो इट वाज 7.05 लाख करोड़ रुपीस। इसी के साथ अगर हम म्यूचुअल फंड्स की लैंडिंग देखें कि इन्होंने कितना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को लैंड किया है, तो वो भी आप देख सकते हो कि ये लगातार, एंड नॉट ओनली आफ्टर दिस पेंडेमिक, यहां पे 2018 के बाद में इसमें जो स्लैश आया है, एकदम आप डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हो, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड्स की लैंडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को लगातार कम होती जा रही है। इसी के साथ अच्छी चीज ये है कि जो एनबीएफसीज की एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट, ये बढ़ी है बाय 13.7%। और अच्छी बात ये है एक और इसके साथ जुड़ी हुई कि इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी, डेट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये होना तो 15% चाहिए, मगर ये और भी इनका ज्यादा अच्छा है, डेट इज 22.05% पे। तो यहां पे इसमें इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला, मगर यहां पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एसेट क्वालिटी वो डिटोरिएट हुई है, और ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो के थ्रू देखा जा सकता है, राइट। हालांकि इनका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है, जिसको कि हम जानते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जो प्रोविजनिंग कर देते हैं, राइट, ये हमने पहले भी पढ़ा है, उससे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आता है। तो ये इंप्रूव हुआ है मार्जिनली टू 2.99%, और जून
2020 से मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो ये बढ़ के 2.99% हुआ। यही अगर रिटर्न ऑफ असेट की अगर हम बात करें, रिटर्न ऑन असेट की एनबीएफसी सेक्टर में, तो इट वाज 0.4% अगर हम जून की बात करें 2020 में, जो कि एक साल पहले 0.6% हुआ करता था बस, राइट। इसके बाद में यहाँ पे हमको डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है थ्रू डिजिटल पेमेंट, इसमें हमको लास्ट फ्यू ईयर्स में कुछ ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे भी बोथ वॉल्यूम और वैल्यू, राइट। वॉल्यूम मतलब कितने लोग कर रहे हैं, वैल्यू मतलब कितने वैल्यू का डिजिटल पेमेंट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज किया जा रहा है। तो ये अच्छी न्यूज है कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन जो है वो 19.35 लाख करोड़ के थ्रू यूपीआई किए गए थे, राइट, जिसमें 1.02 लाख करोड़ जो है वो वाया रुपए कार्ड्स किए गए। तो ये आप ग्राफ में भी देख सकते हो, लगातार यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है हमारे लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉम्पोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया हमारे लिए, जहां पे डिजिटाइजेशन को के एक्सटेंट को मेजर किया जाता है। इसमें ब्रॉडली 5 पैरामीटर्स के थ्रू इस मेजरमेंट को किया जा रहा है। इसके पैरामीटर्स हैं पेमेंट इनेबलर्स, उसके बाद पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें डिमांड साइड फैक्टर्स, मतलब कि जब लोग ढूंढते हैं कि जैसे जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है या कहाँ से हम कर सकते हैं। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सप्लाई साइड फैक्टर्स की कितनी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी। इसके बाद में पेमेंट परफॉर्मेंस की डिले तो नहीं आ रहा है या पेमेंट परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग उसकी सेंट्रिसिटी कितनी है। तो यहाँ पे इसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे डिजिटल इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी की को देखने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट अगर हम देखें कैपिटल मार्केट में, जैसे ये लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसका हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लें। जैसे मान लेते हैं हम कि ये कंपनी है, इस कंपनी ने जब पहली बार अपने शेयर्स निकाले, राइट, जैसे हम मान लेते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या बोलते हैं इसको, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को निकालने के बाद में लोग यहाँ पे शेयर्स खरीद लेंगे। तो पहली बार जब कंपनी ने शेयर्स बेचे तो ये कहलाएगा प्राइमरी मार्केट। मगर फिर इसके बाद में इसी मार्केट से लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो ये कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। मतलब सेकेंडरी मार्केट में अब कंपनी से लोगों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी आसान सी बात थी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे पब्लिक इशू जो होता है, ये पब्लिक इशू भी बेसिकली मोस्ट कॉमन मेथड होती है, इसमें जो कंपनी होती है वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, राइट। तो इस सिक्योरिटी को लोग खरीद लेते हैं और कंपनी को पैसा दे देते हैं। ये ऐसे मैकेनिज्म चलता है। तो अब यहां पब्लिक इशू के थ्रू यहां पे जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया गया, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अब कितने की मिली ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस ये जानना इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से पब्लिक इशू से हमको रिसोर्स मोबिलाइजेशन बढ़ा। इसके बाद अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट में डिक्रीज देखने को मिला। अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे एक जो आपकी कंपनी के शेयर है वो आपने किसी एक मर्चेंट बैंकर को या किसी एक इंस्टीट्यूशन को आपने बेच दिए, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा। अगेन हमारे लिए डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर प्राइमरी मार्केट, एक मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, एक डेट होता है, राइट, और एक इक्विटी होता है। अब इक्विटी और डेट में फर्क क्या होता है, जैसे हम शेयर जब खरीदते हैं तो हम इक्विटी होल्डर बनते हैं, राइट। जैसे जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो हम डेट होल्डर, मतलब जिसके भी बॉन्ड खरीदते हैं हम उसको कर्ज देते हैं, राइट, लोन के फॉर्म में पैसा। तो ये चीज आपको कुछ पता होनी चाहिए थी। इसके बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट रहा, इंडियन बेंचमार्क इंडेक्सेस, जिसमें हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, मगर हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो इनफ्लो है वो हमारे यहाँ बढ़ा था, जिस कारण से हमारे इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखे हमको, और यहाँ पे आप उसको देख भी सकते हो, राइट। दे हैव टच्ड रिकॉर्ड हाई इन दिस पेंडेमिक। इसके बाद में अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे यहाँ पे बहुत कम है, ये बात हम जानते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर को दो इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर किया जाता है, एक किया जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा किया जाता है इंश्योरेंस डेंसिटी। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है परसेंटेज ऑफ
इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइड बाय जीडीपी। तो जीडीपी का कितना परसेंट इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू लोग पे करते हैं, ये होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। और फिर होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इसको कैलकुलेट किया जाता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी भरी जा रही है टू पॉपुलेशन, राइट। तो ये डेंसिटी बताएगा, तो पॉपुलेशन से मेजर करना है, और पेनिट्रेशन देखना है तो कितनी परसेंट इंश्योरेंस प्रीमियम जा रही है जीडीपी के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखें एशियन कंट्रीज में जैसे मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, तो यहां पे लगभग आप ये मान सकते हो कि 4.5 से ज्यादा रहता है, राइट। वहीं अगर हम हमारे यहाँ पे LIC का जिसका सबसे ज्यादा है पेनिट्रेशन देखें तो इट वाज 2.82%, डेट मीन नियरली हाफ देन दीज एशियन कंट्रीज। वहीं अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस देखें तो और भी कम है, डेट इज 0.94%। वहीं अगर ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखें तो 3.35% है, राइट, फॉर द लाइफ सेगमेंट, और 3.88% फॉर द नॉन लाइफ सेगमेंट। मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे देखें तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस और ज्यादा कम है लाइफ इंश्योरेंस से, ये एक हमने चीज सीखी। इसी के साथ अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो ये इंडिया में कम है फॉर बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस डेंसिटी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे कम है, इसको मैं डाटा बताऊंगा तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो मुद्दे की बात यह है कि हम यहाँ से इस फिगर से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि हाँ वी आर लाइंग वे बियॉन्ड एंड मच लेसर देन ऑल दीज एशियन एंड डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। लाइकवाइज इंश्योरेंस डेंसिटी। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। होप यू लाइक दिस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन डाउनलोड देयर। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।